नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो चलिए हमारी जो हिंदी ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरण की क्लासेस हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके अंतर्गत आज हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों की ही लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सामान्य हिंदी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स मैंने वहाँ पर लिस्ट कर रखा है। तो आपके लिए खुशखबरी है, जो भी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी ये MCQs PYQ उसकी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। इस कोर्स का रेगुलर प्राइस जो है ये 499 है। यदि आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा, जिससे ये कोर्स आपको मात्र 199 में मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये कोर्स आपको मात्र 199 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने क्लासेस रिकॉर्ड की हैं ये सारी फाउंडेशन लेवल की क्लासेस हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लासेस, PDF, MCQs PYQs बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ना। बीच बीच में मैं डाउट क्लासेस भी वहाँ पर आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो भले ही ये रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो भी PDF वगैरह हैं हमारी क्लासेस की, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फ्री PDF का सेक्शन होगा, है ना। फ्री PDF में जाकर के जो भी ये हमारी क्लासेस की PDF हैं, अभी हम MCQs PYQs डिस्कस कर रहे हैं, तो इन PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का भी फाउंडेशन कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बाइलैंग्वेज कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। फ्री क्विज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट कर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, संधि जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत या फिर सामान्य हिंदी के अंतर्गत, और 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को यहाँ पर मिल ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, अन्वय की यदि आप संधि करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा अनु धन आय, है ना। इस प्रकार से ये टूटेगा, आपको याद रखना है। मतलब ये छोटा ऊ और प्लस आ से मिल करके बना है। जब छोटा ऊ और आ आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ये वा में चेंज हो जाता है। ये कौन सी संधि है, ये यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। यदि आपने संधि पढ़ी होगी तो आपसे शायद क्वेश्चन ये बन रहा होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनु धन आय, ठीक है। यण स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे कि ई और ये बड़ा ई, ठीक है। इसके अलावा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। इसके अलावा ऋषि, ठीक है। ये सारे वर्ण जब किसी अन्य स्वर से मिलें, है ना, अन्य स्वर से मिलते हैं, ठीक है, जब अन्य स्वर से मिलते हैं ये, तो क्या बन जाता है, इसका या हो जाएगा, ठीक है। मतलब छोटा ई या फिर बड़ा ई, बाकी के बचे हुए जो कितने 9 स्वर बचे, इनसे यदि मिलेगा तो या हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ बाकी बचे हुए 9 स्वरों से मिलेगा तो ये किसमें, वा में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, है ना। छोटा ऊ और आ, मतलब इसमें 9 में से एक स्वर आ मिल गया तो ये वा में चेंज हो गया, है ना। इसी प्रकार से ऋषि प्लस बाकी के बचे हुए 10 स्वर यदि यहाँ पर आएंगे, मतलब कोई भी एक स्वर आ गया तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये त्रा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल होता है किसका, यण स्वर संधि का। आपको पता ही होगा, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 टाइप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, यण स्वर संधि के अंतर्गत ये एग्जाम्पल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का समास विग्रह ज्ञात कीजिए, ठीक है। राज्यसभा का समास विग्रह क्या होगा। सबसे पहले यदि आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा राजा की सभा, ठीक है। राजा की सभा इसका सही समास विग्रह होगा। अब यहाँ पर क्या है, की, है ना। तो ये क्या है, की जो है ये एक यहाँ पर क्या है, कारक है ना, क्या है, कारक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले इसका देख लेते हैं। राजा की सभा इसका क्या होगा, समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, आपने यदि समास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा समास के 6 भेद हमें देखने को मिलते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, है ना। और जो तत्पुरुष समास होता है
तत्पुरुष समास जो होता है, इसके अंतर्गत हमें आपको अलग अलग प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, कारक देखने को मिलते हैं। ठीक है, कारक देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कर्ता कारक है ना, कर्ता न जुड़ता है इसके साथ। ठीक है, कर्म कारक हमें देखने को मिलता है, को जुड़ता है इसके साथ में विभक्ति के रूप में। करण कारक होता है जिसमें से के द्वारा जुड़ता है। इसके अलावा संबंध होता है, संबंध तत्पुरुष में का, की और के जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था राज्यसभा राजा की सभा, तो ये कहाँ से आया है, इसी संबंध तत्पुरुष से आया। ये विभक्ति जुड़ी हुई है ना, राजा की सभा। ठीक है, इसी प्रकार से संबंध है ना, एक होता है संप्रदान। ठीक है, एक होता है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है ना, संप्रदान के साथ जुड़ता है के लिए इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, संप्रदान, संबंध और अधिकरण। इसके अलावा एक होता है संबंध और एक होता है यहाँ पर अधिकरण। ठीक है, तो संबंध के साथ क्या जुड़ता है, काकी के, अधिकरण मैं पर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, मैं पर जुड़ता है। ठीक है, एक और यहाँ पर जो मिस हो गया वो है अपादान, अपादान। ठीक है, अपादान के साथ जुड़ता है से। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण मैं पर, है ना। अभी लेटेस्ट मैंने एक यहाँ पर कोर्स हमारी तरफ से अपडेट हुआ है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर, सामान्य हिंदी का, तो वो आप अवेल कर सकते हैं, है ना। यदि आपने मुझसे हिंदी पढ़ी हुई है तो ईजिली मैंने ये सारी चीज़ें याद कराई हुई हैं कोर्स में, तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अब ये वाली जो PDF है इसी प्रकार से लिखी हुई बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी, तो आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव का सही वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है, तो चुनाव को चलिए हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं ना। देखिए, ये जो चुनाव का चू है ये कैसे टूटेगा, तो ये आधा चा और प्लस ओ, है ना कैसे टूटेगा, तो यहाँ पर आधा ना, इसको न प्रोनाउंस करते हैं और प्लस बड़ा आ। ठीक है, ये कैसे टूटेगा, तो आधा वा और प्लस आ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है, आपको पता होगा कोई भी व्यंजन यदि आप लिखते हैं तो वो स्वर की सहायता के बिना नहीं लिख सकता, है ना, तो उसको इस प्रकार से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, आधा चा, छोटा ऊ, ना, न जिसको हम बोलते हैं, आ, वा और आ, तो ए आंसर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बाकी देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ है तो ये छोटा आ नहीं आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विलोम शब्दों के सही युग्म को चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए हैं, विलोम मतलब क्या होते हैं, अपोजिट, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, भय, डर, ये तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, शरीर, देह, ये भी सेम चीज़ है। ना, कहने योग्य, अकथ, इसका डी सही हो जाएगा, आदि, अंत, है ना। आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है शुरुआत, आदि का मतलब होता है शुरुआत, और अंत मतलब किसी चीज़ का अंत हो गया, है ना, उसका खात्मा हो गया, समाप्ति हो गई, तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंत, या फिर इसका विलोम अंत हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी की भय, डर, ये सेम चीज़ ही हैं। शरीर मतलब देह, सही एक ही चीज़ है। ना, कहने योग्य, अकथ, ये भी सही है। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निराधार रेखांकित शब्द समूह बताइए। ठीक है, निराधार इसका मतलब क्या होगा, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कोई आधार नहीं है, इसको हम बोलते हैं निराधार, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका कोई आधार नहीं है उसको हम निराधार बोलेंगे। इसके अलावा इसके लिए कुछ अन्य शब्द भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि निराश्रय। ठीक है, निराश्रय, ये बात आपको याद रखना है, और बेबुनियाद, बेबुनियाद। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंठव्य व्यंजन नहीं है। ठीक है, नहीं है। कंठव्य मतलब क्या होता है, कंठव्य मतलब ऐसे वर्ण जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं या फिर बोलते हैं तो वो जो भी वर्ण हम बोल रहे हैं तो वो जो ध्वनि है वो कंठ की सहायता से बाहर निकलती है। ठीक है, तो खा भी कंठव्य है, गा भी कंठव्य है, और घा भी कंठव्य है। जो यहाँ पर दा दिख रहा है ये कंठव्य व्यंजन नहीं है, ये दंतव्य व्यंजन है। कैसा है, दंतव्य व्यंजन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको पता होगा कंठव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो का आ जाता है ना, खा आ जाता है, गा आ जाता है, घा आ जाता है, और अंगा आ जाता है। ठीक है, तो ये कंठव्य व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार से जब हम व्यंजनों को अध्ययन करते हैं तो ये 5 प्रकार के या फिर 5 वर्ग में हमें टोटल
स्पर्शी व्यंजन देखने को मिलते हैं, है ना। स्पर्शी व्यंजन मतलब जब इनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह के किसी न किसी पार्ट के सहयोग से वो ध्वनि बाहर उच्चारित होती है। जैसे कि कंठव्य में का, खा, गा, घा, अंगा आते हैं। तालव्य में चा, छा, जा, झा, इयाँ आते हैं। मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आते हैं। दंतव्य में ता, था, दा, धा, ना आते हैं। हौष्ठव्य में पा, फा, वा, भा, मा आते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, आपको याद रखना है। कंठव्य मतलब कंठ की सहायता से, तालव्य मतलब तालु की सहायता से, मूर्धन्य मतलब जीभ जो है ये मूर्धन्य में टच होती है ना, दंतव्य दांत की सहायता से, हौष्ठय मतलब होंठ की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर वाक्यांश है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसके लिए सही शब्द है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसको हम बोलते हैं अद्वितीय, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे कि अनुपम हो गया, अद्भुत हो गया, अनूठा हो गया। इसका मतलब क्या होता है, अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा ना हो, है ना, जिसकी कोई उपमा ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुपम। अद्भुत मतलब क्या, मतलब अद्भुत मतलब कोई चीज़ देख के हम बोलते हैं ना क्या अद्भुत चीज़ है, मतलब जिसकी जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, ऐसा आप बोल सकते हो। जिज्ञासा, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, ऐसा आप इसके लिए बोल सकते हो। अनूठा मतलब आश्चर्यजनक, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना, आश्चर्यजनक। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं, ऐसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वर्तनी से क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो आधुनिक इसका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, आधुनिक, है ना, आधुनिक इसका सही शब्द हो जाएगा। चलिए देखिए, वर्तनी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे कुछ शब्द जहाँ पर आपको लिखने में दिक्कत होती है वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत ही बड़ा क्या है, कलंक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कलंक है। नीचे दिए हुए ऑप्शन में देखिए, ख्याति तो हो नहीं सकता, विशेषता हो नहीं सकता, पहचान हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कलंक। ठीक है, आपको पता ही होगा दहेज प्रथा हमारे भारतीय समाज की एक बहुत ही बुरी क्या है, कुप्रथा है, जिसके चलते बहुत सारे क्राइम हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, उत्पीड़न हमें देखने को मिलता है महिलाओं का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगला है, अन्न जल शब्द में कौन सा समास है, अन्न जल, है ना, तो इसको यदि आप समास विग्रह करोगे तो इसका हो जाएगा अन्न और जल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अन्न और जल। ठीक है, अन्न और जल, इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। देखिए द्वंद्व समास जो होता है इसमें और, अथवा, आदि, वगैरह, है ना, इस प्रकार के शब्द आते हैं किसके अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत, और इसमें द्वंद्व समास ही हमें देखने को मिलेगा। द्वंद्व समास की डेफिनेशन क्या होती है ना, द्वंद्व समास की डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें दोनों पद में हमें प्रधानता देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। और इसको हम ऐसे समझते हैं, इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो और, अथवा, आदि, वगैरह इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अपना पराया, मैं लिख दूँ यहाँ पर अपना पराया, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना और पराया। ठीक है, इस प्रकार के शब्द, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास, आपको याद रखना है। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो समास होते हैं ना, समास के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के समास हमें देखने को मिलते हैं, इसका आपको ज़रूर आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक है, विलोम मतलब अपोजिट, तो प्रत्यक्ष, है ना, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष। परोक्ष इसका सही विलोम हो जाएगा। जबकि अभिमुख की यदि हम बात करें तो इसका अपोजिट या फिर विलोम हो जाएगा प्रतिमुख, है ना, प्रतिमुख इसका विलोम हो जाएगा। सम्मुख की यदि आप बात करेंगे तो विमुख, विमुख इसका विलोम हो जाएगा। समीप की यदि हम बात करें तो दूर इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी विलोम हो जाएंगे, आपको याद रखना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये आप जरूर याद करें और पढ़ें। उपसर्ग, प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है ना, सबसे छोटी लिखित इकाई। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको वर्ण विच्छेद करके समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, है ना, राम, इसका यदि आप वर्ण विच्छेद करोगे तो ये कैसा बना है, आधा रा प्लस
यहाँ पर बड़ा आ, है ना, प्लस यहाँ पर माँ, या फिर इसको मैं पढ़ेंगे और आ, है ना, या फिर आधा माँ और आ, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो आप बोल रहे हो ये रहा, है ना, इसको हम बोलेंगे वर्ण। ठीक है, ये और ये जो पूरा रा है ना, इसको हम बोलते हैं अक्षर, या फिर आधा रा जो है इसको हम बोल देते हैं अक्षर, या फिर इसको आप ध्वनि भी बोल देते हो, ध्वनि। ठीक है, अब देखो ये आधा रा जो है इसको आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, मतलब मुंह से नहीं बोल सकते। इसको बोलने के लिए मतलब रा यदि आपको बोलना है तो आपको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी लिखित इकाई, तो सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ण। लेकिन यहाँ पर यदि पूछ लेता सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई मतलब जिसको आप बोल सकते हो, तो ये क्या होती, ये होती ध्वनि या फिर अक्षर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो क्या हो रहा है, सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाएगी ये रा, जिसको हम लिख पा रहे हैं आधा रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको वर्ण बोलेंगे हम, तो वर्ण हो जाएगा। और यदि मौखिक इकाई आ जाती तो उसको हम ध्वनि या फिर अक्षर बोल सकते थे। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपको कोई त्रुटि वाला ऑप्शन चुनना है। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है, स्कूल के होगा, है ना, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, है ना, मतलब पहला सेंटेंस जो है यहाँ पर ही क्या है, त्रुटि है। यहाँ पर क्या त्रुटि है तो इसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। ठीक है, स्कूल का लिखा है ना, स्कूल के सभी, यहाँ पर क्या बहुवचन की बात हो रही है, बहुवचन। ठीक है, स्कूल के सभी विद्यार्थी, विद्यार्थियों की बात हो रही है, बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो के आएगा, है ना, ये बहुवचन के साथ यूज़ होगा। यदि मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होता है या फिर बच्चा होता है तो उसके लिए हम का यूज़ करते हैं, है ना, तो ये बात आपको याद रखना है। का जो होता है ये एक वचन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आभूषण, है ना, आभूषण मतलब क्या होता है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो अलंकार, है ना, अलंकार आभूषण इसका ये पर्यायवाची है। जबकि यदि हम सलिल की बात करें तो सलिल किसको हम बोलते हैं, पानी के लिए या फिर जल के लिए हम सलिल यूज़ करते हैं। ठीक है, वसुंधरा, वसुंधरा मतलब क्या होता है, जो ज़मीन होती है, धरती होती है ना, ज़मीन या फिर धरती, इसके लिए हम वसुधा यूज़ करते हैं। ठीक है, समास मतलब क्या होता है, समावेशी, इसको आप समावेशी, है ना, समावेशी। ठीक है, तो याद रखना है। अलंकार, अलंकार के और भी कुछ हम जो पर्यायवाची शब्द हैं इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आभूषण हो जाएगा, है ना, ये, इसके अलावा भूषण हो जाएगा। ठीक है, विभूषण हो जाएगा, विभूषण। ठीक है, गहने या फिर गहना, गहने आप बोल सकते हो। ठीक है, जेवर आप बोल सकते हो। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। बादल। ठीक है, बादल का कौन सा यहाँ पर सही पर्यायवाची है, तो सी आंसर सही हो जाएगा, पयोधर। पयोधर का जो पर्यायवाची है वो बादल है या फिर बादल का पर्यायवाची है, आपको याद रखना। कुछ अन्य हैं जैसे कि मेघ हो जाएगा यहाँ पर, है ना, मेघ हम बोलते हैं, बादल हम बोलते हैं। एक जलधर हो जाता है, जलधर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक जलद हो जाता है, जलद हो जाता है। पयोधर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक नीरद हो जाता है ना, नीरद हो जाता है। वारिद हो जाता है, वारिद। इसके अलावा घन। तो इस प्रकार से सभी पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, है ना। पर्वतों की बात करें तो पर्वत के क्या क्या हो जाएंगे, पहाड़, अचल, गिरी, भूमिधर, नग। पानी का नीर, जल, वारी, सलिल, तोय, है ना, ये सब हो जाएंगे। पवन मतलब क्या होता है, तो वायु, हवा, समीर, अनिल, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। गंगा, है ना, तो गंगा का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो भागीरथी इसका बिल्कुल सही पर्यायवाची हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा, यदि आपने ज्योग्राफी मुझसे पढ़ी है तो गंगा नदी जो है ये भागीरथी के नाम से ही गोमुख से निकलती है। तो भागीरथी कहीं ना कहीं इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं, जैसे कि जाह्नवी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा मंदाकिनी, मंदाकिनी। हालांकि ये अलग नदी है लेकिन फिर भी पर्यायवाची के रूप में हिंदी में इसको हम यूज़ करते हैं। सुरसरिता, सुर सरिता इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, देवपगा, ठीक है, देवपगा इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा। नदीश्वरी,
नदीश्वरी इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सभी इसके क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, किस युग्म में अशुद्धि है? सत्सई द्विगु समास, प्रतिवर्ष, है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। प्रतिवर्ष कर्मधारा, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रतिवर्ष में कौन सा हो जाएगा? प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर प्रति हो गया, हो गया, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, है ना। द्विरुक्ति वर्ड देखने को मिलते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, ये बिल्कुल सही है। आजन्म, जन्म से लेकर अव्ययी भाव समास, ये भी सही है। तो यथा, प्रति, है ना, यथा भी यहाँ पर आता है, यथाशक्ति। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ देखने को मिले उसको हम अव्ययी भाव समास बोलते हैं, आपको याद रखना है। अब जैसे सत्सई में द्विगु समास है, ये कैसे टूटेगा? तो 700 का समाहार, है ना, 700 का समाहार, मतलब नंबर आ गया कहीं ना कहीं, तो जहाँ पर भी नंबर आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम द्विगु समास लगाते हैं। यह भी मैंने आपको द्वंद्व समास डिस्कस कराया था, दाल और रोटी, है ना, और अथवा आदि वगैरह इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। ये अव्ययी भाव में मैंने बताया था, प्रति आ, है ना, जन्म से लेकर इसका विग्रह हो जाएगा, तो आ जन्म आ लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। अंगूठा दिखाना, है ना, मुहावरे से, लोकोक्तियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या है कि मौके पर मना कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त से कुछ हेल्प मांगी कि भाई मुझे कल तू 2000 रुपये दे देना, तो उसने कहा हाँ दे दूंगा, लेकिन जब आपने कल उससे पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, या फिर मौके पर जब आपको बहुत ज़रूरत थी तब उसने मना कर दिया। तो इसका सही ये हो जाएगा, है ना। इसके वाक्य प्रयोग भी आपसे आने चाहिए, है ना, इसका वाक्य प्रयोग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वाक्य प्रयोग भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, जब मैंने राहुल से 2000 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला है, वागजाल का संधि विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो वाक धन जाल, ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जब व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? व्यंजन संधि होती है, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसा भी बोल सकते हो कि व्यंजन का व्यंजन से या फिर किसी स्वर से जब मेल होता है तो उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है ना। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो इसका जो अशुद्धि है यहाँ पर है, से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अशुद्धि देखने को मिलेगी। तो कारक संबंधी, है ना, यहाँ पर कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि आपको देखने को, यहाँ इसका सही क्या होगा? खिड़की खुलने पर, खिड़की खुलने पर यहाँ पर प्रकाश आएगा, तो यहाँ पर से की जगह पर आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखिएगा, जो से है ये सार्थक शब्द नहीं है, पर यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। अर्थ के अभाव में कोई महत्व नहीं है भाषा का, कोई महत्व नहीं है अर्थ के अभाव में भाषा का, कोई महत्व भाषा का नहीं है अर्थ के अभाव में। तो इसका बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही है, ठीक है। तो आपको विलोम शब्द बताना है, यहाँ पर विरल हाईलाइट किया गया है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते हैं, है ना। विरल मतलब होता है कम घना, है ना, इसका अपोजिट होता है सघन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विरल का क्या हो जाता है? सघन हो जाता है। सघन मतलब घना और विरल मतलब कम घना, आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, डेप्यूटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द क्या है? पारिभाषिक शब्द से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो डेप्यूटेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, है ना। प्रतिनियुक्ति के लिए डेप्यूटेशन शब्द यूज़ होते हैं। इसके अलावा याचिका जो है, इसके लिए हम पेटिशन यूज़ करते हैं। क्या? पेटिशन, ठीक है। अनुदान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रांट। इसके अलावा पदेन के लिए एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो ये जितने भी पारिभाषिक शब्द है ये आप जरूर याद करें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। अब देखो यहाँ पर पहचानने के लिए, यदि आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगी,
जिन क्रियाओं में क्या या किसको, ठीक है, इसके जवाब की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और जहाँ पर ज़रूरत होती है ना, यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, और जहाँ पर ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, ठीक है, तो मोहन ने अविनाश को क्या पढ़ाया, ठीक है, क्या इसका जवाब मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ाया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरूरत होती है क्या और किसको के जवाब, तो इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला मोहन सोता है, मोहन सोता है, ठीक है, मोहन सोता है, तो मोहन क्या सोता है, मोहन किसको सोता है, इसका कोई मतलब निकल रहा है, तो इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया, इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग रहित है, मतलब उपसर्ग रहित का मतलब उपसर्ग के बिना। ठीक है, तो यहाँ पर है कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि सुयोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा सु धन योग, मतलब इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। विदेश है ना, इसका हो जाएगा वि धन देश। ठीक है, अत्यधिक, इसका हो जाएगा अति धन अधिक, है ना। सुरेश सुधन देश, इसका कुछ भी उपसर्ग इसमें नहीं है, तो सुरेश ही हो जाएगा, मतलब उपसर्ग रहित कौन सा है, सुरेश है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने 25 MCQs और PYQs को डिस्कस किया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे और भी आगे सेशंस आएंगे जिसमें हम मिक्स हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपका रिवीजन हो रहा होगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा हिंदी का लेटेस्ट कोर्स जो आया है उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।